नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4-5 लेक्चर से मैं लगातार आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं और उन 4-5 वीडियोस में हमने बात किया था उनके टाइप्स के बारे में, उनके डिफिनेशन के बारे में और क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर नॉइज क्या होता है और ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कोल एंड चान मॉडल क्या है और एसआर मॉडल क्या होता है और कम्युनिकेशन के कुछ ऐसे टर्म थे जैसे ओल्फैक्टिक्स क्या होता है, गुस्टोरिक्स क्या होता है। इस तरीके के जितने भी जो टर्म थे जिससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, ग्रेप वाइन क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बात किया था। यदि आप पहली बार इस लेक्चर पे आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में मेरे चले जाएं और वहां से जाकर उन सारे वीडियोस को देख लें और उसके बाद इस वीडियो पे आएँ, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बैरियर कहते हैं और बैरियर के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बैरियर किसे कहते हैं, बैरियर के कितने टाइप्स होते हैं और फिर बैरियर से यदि आपके एग्ज़ाम में सवाल आते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप आंसर तक आसानी से कम समय में पहुंच सकते हैं। तो फिर आइए बिना देर के हुए हम लोग अपने विषय पे चलते हैं, आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बैरियर और मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैरियर क्या होता है। बैरियर को यदि आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो बैरियर का मतलब होता है अवरोधक या बाधा या परेशानी। मतलब ये कि कोई भी दो व्यक्ति, जैसे मैं हूँ और आप ऑडियंस के रूप में आप मुझे अभी सुन रहे हैं, तो आपके और हमारे बीच संवाद करने में जो भी किसी भी तरीके की परेशानी, चाहे वो आवाज़ को लेकर, चाहे वो भाषा को लेकर, चाहे वो उच्चारण को लेकर, चाहे वो नॉलेज को लेकर या चाहे वो वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, इनको लेकर के, तो इन जितनी भी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आपको परेशानी हो रही है हमसे बात करने में, वो सारी चीज़ें बैरियर के अंतर्गत आती है। यानी कि यदि आपको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच संवाद स्थापित करने में किसी भी तरीके की परेशानी उत्पन्न होती है किसी भी वजह से, वो फिजिकल बैरियर भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी हो सकता है, सेमांटिक बैरियर भी हो सकता है, हॉलो इफेक्ट भी हो सकता है। तो वो किसी भी तरीके का बैरियर हो सकता है। मतलब कि दो लोगों के बीच बात करने में, संवाद करने में, बातचीत स्थापित करने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी उत्पन्न होती है, उसे बैरियर कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि बैरियर होते कितने प्रकार के हैं। मैं साथ साथ लिखते चलूँगा और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर या फिर जितने भी बैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। तो आइए हम लोग पहले बैरियर पे बात करते हैं। पहला बैरियर है जिसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोलते हैं। आज का जो हमारा पहला बैरियर है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। आपको नाम से पता चल गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई भी संस्था जहां आप काम करते हैं, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं या फिर किसी आप मान लीजिए कि आप स्टाफ हैं, आप कर्मचारी हैं, किसी विभाग में आप काम करते हैं, तो वो एक तरीके का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने में, पढ़ाने में या किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। अब उसमें कितने तरीके की परेशानी हो सकती है और किन किन वजहों से हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट वाइज। मैं आप लिखते चलूँगा, आप भी लिखते चलिएगा हमारे साथ। जैसे पहला जो है, इसके क्या क्या वजह हो सकते हैं। पहला जो हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस किस तरीके से बैरियर होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप वहां पर स्टाफ हैं या फिर आप वहां पर टीचर हैं, तो दो लोगों के बीच संवाद करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे एक नॉर्मल स्टाफ है, एक कर्मचारी है और वो अपने सीनियर ऑफिसर से बात करना चाहता है, तो उन दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस है जो काफ़ी होता है। तो इस वजह कर क्या होता है कि फिजिकल डिस्टेंस एक काउज बन जाता है। किसके लिए? फिजिकल डिस्टेंस एक काउज बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है एक स्टाफ और एक
ऑफिसर के बीच में बातचीत करने में। इसीलिए जो फिजिकल डिस्टेंस है वो एक बैरियर का काम करता है। और किस तरीके का बैरियर का? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का। दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बैरियर क्रिएट कर सकता है? जैसे मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो और उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो सारे लोगों को एक साथ बात करना, बातचीत स्थापित करना बड़ा मुश्किल होता है। और मान लीजिए कि आपके पास वैसा कल्चर नहीं है, वैसा इन्वायरमेंट नहीं है और वैसी व्यवस्था नहीं है, तो ये जो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा आपका, वो एक तरीके का बैरियर का काम करने लगेगा। और वो किस तरीके का बैरियर का काम करेगा? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का काम करेगा। और इसमें और पॉइंट क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है, कि आप कोई भी व्यक्ति किसी से आसानी से बात नहीं कर सकता है। तो ये जो आपके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो जो है कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचा सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंतर्गत रखा जाता है। और क्या हो सकता है? मान लीजिए कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध नहीं है। पर्याप्त मात्रा में यदि आपके इंस्टीट्यूट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में यदि सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंतर्गत आएगा और वो आपके संवाद में बहुत बड़ी परेशानी का काम करेगा। और क्या हो सकता है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि स्टाफ के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में मेल जोल नहीं है, तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा वो क्या? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का एक काउज बन जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कैसे उत्पन्न होता है। उसके लिए फिजिकल डिस्टेंस, आपके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, या फिर आपके साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या आपके पास मान लीजिए कि सुविधाएं हैं जो पर्याप्त नहीं हैं, और मान लीजिए कि आपके स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन नाम का चीज नहीं है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंतर्गत आ जाएंगे और वो एक तरीके का बैरियर बनेंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। और आगे आते हैं, आज का जो दूसरा बैरियर होगा हमारा, उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और आप हमारे साथ लिखते चलिएगा, आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के समय में आपको रिवीजन करने में मदद मिले। दूसरा आज का जो बैरियर है उसको फिजिकल बैरियर कहते हैं। फिजिकल बैरियर क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था फिजिकल कम्युनिकेशन के बारे में और मैंने फिजिकल नॉइज के बारे में बात किया था। यदि आपको नॉइज वाला चैप्टर याद होगा तो मेरे ख्याल से बैरियर आपको पूरे तरीके से 110% समझ में आने वाला है। फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर उत्पन्न होता है इन्वायरमेंट की वजह से। फिजिकल बैरियर जो उत्पन्न होता है इन्वायरमेंट की वजह से, मान लीजिए आपका पुअर इन्वायरमेंट है, ठीक है, लाइटिंग की वजह से, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको पर्याप्त मात्रा में यदि व्हाइट बोर्ड पे लाइट नहीं आए तो ये एक तरीके का परेशानी, एक तरीके का बैरियर उत्पन्न कर सकता है। तो पुअर लाइटिंग हो सकता है, ये फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। और क्या हो सकता है? जैसे बैकग्राउंड नॉइज, मान लीजिए कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पीछे से कोई गाड़ी चला जाए, मेरे बगल में रोड है, तो वो एक तरीके का वहां से जो साउंड निकल करके आएगा, साउंड जो निकल करके आएगा वो साउंड फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरीके से मेरा मान लीजिए हमारा तबीयत खराब हो जाए तो वो जो हेल्थ डिस्टर्बेंस है वो भी फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर के अंतर्गत इतनी सारी चीजें आती है। आपका पुअर इन्वायरमेंट हो सकता है उसका काउज, खराब लाइटिंग हो सकती है, खराब साउंड हो सकता है, आप बहुत तेज बोलते हैं, ये परेशानी का कारण बन सकता है, या फिर आपका हेल्थ डिस्टर्बेंस है वो भी फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। तो ये फिजिकल बैरियर था। आते हैं तीसरे बैरियर, और तीसरा जो बैरियर है उसको बोलते हैं मैकेनिकल बैरियर। और मैकेनिकल बैरियर किसको बोलते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं? इसको चैनल बैरियर भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं कि चैनल बैरियर किसे कहते हैं, तो आप टिक कर लीजिएगा कि मैकेनिकल बैरियर को ही चैनल बैरियर कहते हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं? जैसे आप रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यदि कोई समस्या आती है तो उसको
मैकेनिकल बैरियर के अंतर्गत रखा जाता है। और क्या हो सकता है, जैसे आप टेलीविजन पे कोई चीज आप स्ट्रीम कर रहे हैं और इसमें यदि किसी तरीके की परेशानी आ रही है, किसी तरीके का नॉइज आ रहा है, तो उसको मैकेनिकल बैरियर के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो था मैकेनिकल बैरियर के काउजेस थे। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आगे आते हैं हम लोग तीसरे बैरियर के बारे में। और तीसरा जो बैरियर है वो है साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि साइकोलॉजी का जो संबंध होता है वो हमारे दिमाग से होता है। साइकोलॉजी का जो संबंध होता है वो हमारे दिमाग से होता है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर के क्या क्या काउजेज हो सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत आती है हेयरडेटरी चीजें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत आती है हेयरडेटरी चीजें। हेयरडेटरी का मतलब क्या होता है, आनुवांशिक चीजें, जैसे आपके माता पिता से आपके अंदर आ गया वो चीजें। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि हेयरडेटरी चीजें जो आनुवांशिक चीजें हैं, मान लीजिए कि आपके पिताजी को कोई बीमारी थी या आपके पिताजी हकलाते थे और वो आपके अंदर भी आ गया, ठीक है, तो ये जो रखा जाता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत रखा जाता है। और ये कम्युनिकेशन की भाषा में साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। इसके और कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसका दूसरा जो कॉज होता है वो होता है चाइल्डहुड प्रॉब्लम। चाइल्डहुड प्रॉब्लम भी साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, बचपन से चिल्लाने का आदत है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो बैरियर का काम करेंगी और कम्युनिकेशन की भाषा में साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तीसरा जो बैरियर हो सकता है उसका कॉज वो हो सकता है कॉग्निटिव लेवल पे। मैंने बताया था जब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड बताऊंगा तो कॉग्निटिव बताऊंगा। कॉग्निटिव का संबंध जो होता है नॉलेज से होता है। मान लीजिए कि कोई आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आपको उस टॉपिक पे ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप दूसरे को समझा नहीं सकते हैं। तो जो वहां पे जो समस्या उत्पन्न होगी उसको बोलते हैं कॉग्निटिव लेवल बैरियर। और वो जो बैरियर होता है वो साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। तो कॉग्निटिव लेवल पे भी जो डिस्टरबेंस क्रिएट होंगे, जो नॉइज क्रिएट होगा, वो साइकोलॉजिकल बैरियर कहलाएगा। और क्या हो सकता है इसमें, सेलेक्टिव परसेप्शन हो सकता है। चलिए दिख रहा है, सेलेक्टिव परसेप्शन। मान लीजिए कि आप एक क्लासरूम में अध्यापक हैं और आप किसी एक स्टूडेंट के बारे में, अपने मन में कोई परसेप्शन तैयार कर लेते हैं कि ये पागल है या फिर इसका दिमाग आधा है या फिर इस तरीके का कि इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इस तरीके का परसेप्शन तैयार कर लेते हैं, तो वो भी एक बैरियर का काम करने लगता है। और कम्युनिकेशन की भाषा में वो साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है और वो एक बड़ा कारण बन जाता है। और उससे क्या होता है कि आपके संवाद में बहुत ज्यादा परेशानी आने लगती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो एक होता है वो पांचवा कॉज जो हो सकता है उसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। ग्रेप वाइन, मैंने आपको बताया था जब कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था उस समय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को मैं सेकेंड नाम दिया था ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए कि आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं और आप अपने बच्चे से पहले ही क्लास में जाकर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने लगते हैं, उसी को ग्रेप वाइन बोलते हैं। तो वो एक तरीके का बैरियर बन जाएगा। आपको धीरे धीरे, आप चूंकि एक टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट के साथ इनफॉर्मल नहीं होता है, बहुत फॉर्मल कम्युनिकेट करता है। और यदि आप इनफॉर्मल कम्युनिकेट करेंगे तो समस्याएं आएंगी, और जो समस्याएं आएंगी उसको साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत रखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा बैरियर होगा, चौथा, कि मैंने नंबरिंग नहीं चेंज किया था, आप चेंज कर लीजिएगा। चौथा जो होगा उसका संबंध है लैंग्वेज से। लैंग्वेज के आधार पे भी नॉइज उत्पन्न होता है। जब मैं नॉइज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था सेमांटिक नॉइज के बारे में, और यहाँ पर है लिंग्विस्टिक, उसको बोलते हैं
लिंग्विस्टिक पहले आप लिंग्विस्टिक बैरियर ही देख लीजिए। लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है? लिंग्विस्टिक बैरियर का संबंध होता है वो सेमांटिक से होता है, और सेमांटिक का संबंध जो होता है वो लैंग्वेज से होता है। लिंग्विस्टिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये रिलेटेड टू लैंग्वेज। मान लीजिए कि आप हिंदी पट्टी के रहने वाले हैं, आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं, और आपके कोई फ्रेंड है जो साउथ इंडिया से हैं, और आप दोनों के बीच कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो कम्युनिकेशन में समस्याएं तो आनी तय है, और एक नॉइज उत्पन्न होगा, और वो नॉइज जब लार्ज लेवल पे आएगा तो वो बैरियर का काम करने लगेगा। तो अब यहाँ पे हुआ कि लैंग्वेज के आधार पे यदि कम्युनिकेशन में कोई बाधा पहुंच रही है तो उसको सेमांटिक के अंतर्गत रखा जाता है, उसको लिंग्विस्टिक बैरियर के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप देखिए कि अब वो बच्चा जो है उसको हिंदी आता है और उसको हिंदी नहीं आता है, उन दोनों के बीच कोई कॉमन लैंग्वेज है तो वो है अंग्रेजी, लेकिन इसे अंग्रेजी नहीं आता, उसे हिंदी नहीं आता है। तो जब तक कॉमन लैंग्वेज आप दोनों के बीच नहीं होगा तब तक आप संवाद स्थापित नहीं कर सकते हैं। और ये जो बैरियर होगा भाषा के आधार पर जो बैरियर होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं भाषाई अवरोध। ठीक है, तो भाषा के आधार पर यदि कोई बैरियर उत्पन्न होता है, कोई बाधा पहुंचता है, कोई परेशानी होता है संवाद करने में, बातचीत करने में, रिलेशन एस्टैब्लिश करने में, तो उसको लिंग्विस्टिक बैरियर के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, और लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया तो इसमें और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, जैसे आप तेज बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये काफ़ी है रिलेटेड टू लैंग्वेज। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा बैरियर है वो है, ये 5वां है, कल्चरल बैरियर। कल्चरल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कल्चरल का जो संबंध है वो कल्चर से है। जैसे आप फिर से मैं वही उदाहरण लेता हूँ कि आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं और आपका कोई फ्रेंड है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड जो है, मान लीजिए कि वो साउथ इंडिया से हैं, या फिर ऐसे जगह से हैं जो उनका कल्चर अलग है। और कल्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो लैंग्वेज का होता है। तो लैंग्वेज का तो परेशानी आएगा ही, तो जब लैंग्वेज के आधार पे परेशानी आएगा तो वो तो लिंग्विस्टिक बैरियर में चला जाएगा, सेमांटिक बैरियर में। लेकिन कल्चरल बैरियर क्या होगा, जैसे उनका कल्चर अलग है, वो कोई और त्योहार मनाते हैं, आप कोई और त्योहार मनाते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में फेस्टिवल जो है वो कॉमन है लेकिन मनाने का तरीका अलग है। ठीक है, तो वहां पे जो कल्चर के आधार पे जो बैरियर उत्पन्न होगा, जो परेशानी, जो अवरोध उत्पन्न होगा आप दोनों के बीच, उसको कल्चरल बैरियर के अंतर्गत रखा जाता है, और वो सबसे बड़ा कारण बनता है। तो इसको आप एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हैं कि कल्चर के आधार पे दो व्यक्तियों के बीच संवाद स्थापित करने के दौरान जो बाधा उत्पन्न होती है, जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर जहाँ पे कल्चर जो है अवरोध का काम करने लगता हो दो लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में, तो उसको कम्युनिकेशन की भाषा में कल्चरल बैरियर कहा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक अवरोध, यदि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसको सांस्कृतिक अवरोध कहा जाता है। ठीक है, और आज का जो लास्ट जो बैरियर है उसको बोलते हैं हालो इफेक्ट। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, आप समझ गए तो कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। छठा जो है उसको बोलते हैं हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट क्या होता है, इसको आप एक बार सवाल पूछ दिया गया है, जब मैं एग्जाम दे रहा था उस समय हालो इफेक्ट से सवाल आया था। हालो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी एक व्यक्ति के बारे में, जो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, या कोई भी है, या आपके टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपके लाइफ का आदमी। अब मान लीजिए कि उसके बारे में आप ये जानते हैं कि वो पढ़ने में तेज है, तो आप उसके उस एक गुण के आधार पे, ठीक है, उसका सिर्फ आप एक मेरिट जानते हैं कि वो पढ़ने में तेज है, और उसके उस मेरिट के आधार पे आप उसके जो उसका पूरा पर्सनालिटी है उसको आप जजमेंटल हो करके उसको आप जजमेंट बना लेते हैं
कि जब ये पढ़ने में अच्छा है तो दिल का भी अच्छा होगा, सोचता भी अच्छा होगा, लिखता भी अच्छा होगा, बोलता भी अच्छा होगा। तो ये सारा चीज जो आप एक गुण को सामने में रख करके बाकी उसके पूरे पर्सनालिटी का मूल्यांकन कर लिए, इसी को हॉलो इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का पढ़ने में अच्छा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो खेलने में भी अच्छा होगा, बोलने में भी अच्छा होगा, लेकिन आपने उसके एक गुण के आधार पे उसके पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लिया, आप जजमेंटल हो गए। तो वहां पे जो बाधा उत्पन्न होगा, जो आप गलत सोचे, जो आपने गलत निष्कर्ष निकाला, उसको हालो इफेक्ट कहा जाता है कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में। फिर से आप समझ लीजिए, किसी एक व्यक्ति के बारे में उसके एक गुण को ध्यान में रखकर यदि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन कर लिया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उस दौरान जो परेशानी उत्पन्न होता है, जो बाधा उत्पन्न होता है, जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उसको हालो इफेक्ट कहा जाता है कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में। क्लियर है? तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। ये 6 प्रकार के बैरियर थे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे ये 6 बैरियर। और यदि समझ में आ गए हैं तो आप हमको कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है सारा बैरियर। और कहीं पे कोई समझने में परेशानी हुई हो तो आप कमेंट में लिख करके हमको सुझाव भी दीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं कि आज एक टॉपिक हम लोग और पढ़ लेते हैं, वो कम्युनिकेशन का बचा हुआ है, और वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे आप किसी से बात करते हो या फिर कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो हमेशा ये सोचता है कि हमारा बात जो है, हमारा संवाद है, वो प्रभावशाली हो, वो इफेक्टिव हो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं, या फिर आप टीचर हैं तो ये यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक टीचर को सामने में रखकर बताने जा रहा हूँ कि आप एक शिक्षक हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और आप चाहेंगे, क्योंकि जब तक आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो क्लासरूम कम्युनिकेशन खराब होगा और वहाँ पे जो होगा आपका संबंध स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, एक माहौल नहीं तैयार हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो रूल है, जब जो प्रिंसिपल है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं और कौन कौन से काम हमें करने चाहिए ताकि हम लोग क्लासरूम में अपना जो कम्युनिकेशन करें वो इफेक्टिव हो। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो पहला जो है, अब हम लोग बात करेंगे, इसको मिटाएंगे क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। तो प्रिंसिपल जो अब होगा स्टूडेंट के लिए क्या होगा, आप मैं टीचर के लिए क्या होगा, ये सारी चीजें तो पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रिंसिपल फॉर टीचर्स, टीचर्स को क्या करने चाहिए। टीचर्स की जगह आप प्रोफेसर भी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचर्स, टीचर्स को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला चीज है सेल्फ कॉन्सेप्ट। मैं पॉइंट लिख देता हूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट। तीसरा जो पॉइंट होना चाहिए वो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, यानी डायरेक्ट स्किल लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा, स्किल्स होने चाहिए। और चौथा जो पॉइंट इसमें हो सकता है वो हो सकता है पेडागॉजी। ठीक है, और पांचवा जो इसमें पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है ऑब्जेक्टिव। अब इसको मैं बारी बारी से आपको बताता हूं।
यदि आप स्कूल में एक टीचर हैं या फिर कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं, तो आप क्लासरूम में जब पढ़ाने जाएंगे तो आप भी सोचेंगे कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। उसके लिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो कहता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। जैसे कि हर एक टीचर का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, वो उनका एक तरीका होता है। इसका सीधा मतलब इससे है कि आपका अपना तरीका क्या है एक्सप्लेन करने का, आप किस तरीके से समझाते हैं लोगों को। कई टीचर जो होते हैं निमोनिक्स के आधार पर समझाते हैं, तो आपका अपना क्या निमोनिक्स है, आपका अपना क्या तरीका है, आपका अपना क्या ट्रिक है, आपका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका संबंध उससे है। दूसरा जो है प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आप निपुण होने चाहिए, आपको उसमें नॉलेज होना चाहिए। और सब्जेक्ट में नहीं है तो मान लीजिए कि आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो इसका सीधा संबंध है आपके सब्जेक्ट में कितनी एबिलिटी है, कितने कैपेबल हैं आप, कितना नॉलेज है आपको उस सब्जेक्ट में, उससे संबंध है इसका। और हमारे पास तीसरा जो है वो स्किल है। आपको बात करने का स्किल होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। और आप एक टीचर हैं और आपके पास बात करने का तरीका नहीं है तो फिर आप कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो बात करने का तरीका होना चाहिए, आप फॉर्मल बात करेंगे या इनफॉर्मल बात करेंगे, ये सारी चीजें। तो आप ये जो टाइप्स वाला वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहां से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। चौथा जो है पेडागोजी। पेडागोजी जो होता है, आप जब बीएड कर रहे होंगे या फिर आप पेडागोजी का मतलब इसमें होता है कि हर एक सब्जेक्ट का पेडागोजी होता है और उसमें बताया जाता है कि बच्चों को कैसे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं, पढ़ाने का तरीका के बारे में। ठीक है, तो ये पेडागोजी होता है और वो आपको जो भी सब्जेक्ट है उसके पेडागोजी के बारे में ध्यान रखना चाहिए। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव। आप जो पढ़ा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब ये नहीं है कि आप टू द पॉइंट जाकर आप पढ़ा दिए। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जाकर ये नहीं कह देंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो एक सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि आप जो भी बता रहे हैं वो फैक्चुअली ट्रू होने चाहिए, वो फैक्चुअली ट्रू होने चाहिए। आपको पढ़ करके बच्चे कंफ्यूजन में नहीं जाएं। और आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो सब्जेक्टिव होना चाहिए, आप एनालाइज करके ही पढ़ाएं, तभी बच्चों को समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि जब आप मैसेज डिजाइन करोगे बात करने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, तो वो मैसेज जब डिजाइन करोगे तो उसमें कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने दूसरा जो भी बताया, मैसेज जो तैयार करते हैं आप ड्राफ्ट, वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का इन्होंने फुल फॉर्म बताया है SMART। ठीक है, S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, and A for achievable, and R for realistic, और T for time framed। ठीक है, अब बताते हैं कि जैसे आप पढ़ाने के लिए क्लासरूम में चले गए तो आप एक पढ़ाने से पहले मैसेज फॉर्मुलेट किए होंगे, टॉपिक के बारे में आप लिखे होंगे, तैयारी किए होंगे। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो उस दौरान इस पॉइंट को ध्यान रखें कि आपका जो वे है वो स्मार्ट होना चाहिए, मैसेज फॉर्मुलेट करने का जो तरीका है। और यहाँ पे एस जो स्टैंड करता है वो स्पेसिफिक, जैसे स्पेशल होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए, उसका अपना एक वे होना चाहिए, उसका अपना एक तरीका होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। और एम फॉर है मेजरेबल, वो उसका मेजर कर सकते हैं आप। मेजर करने का मतलब है नहीं कि आप माप सकते हैं, नहीं, मेजरेबल कहने का मतलब है कि उसका जो ऑथेंटिसिटी है उससे संबंध है इसका। और अचीवेबल का क्या मतलब होता है, जिसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अचीव कर सकता है, उसको समझ सकता है। आर फॉर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का क्या मतलब होता है, वो यथार्थ हो, वो सच हो। और टी फॉर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम्ड का मतलब क्या होता है कि अनिश्चित काल तक नहीं चले, उसका एक टाइम फ्रेम्ड हो कि आप इतने दिनों में इस टॉपिक को खत्म कर देंगे या इतने दिनों में इस सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। तो उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए और उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत आप काम करें। ठीक है, और आगे आते हैं, इसमें और चीजें क्या हो सकती है, जब इसमें और चीजें ये हो सकती है कि आप सीक्वेंस जो होना चाहिए आपका
पढ़ाने का वो प्रॉपर होना चाहिए। अप्रोच जो है प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। और उसके बाद आप जब पढ़ा रहे हो तो ध्यान रखें कि आप एनालिटिकल वे में पढ़ाएं, लोगों को एक्सप्लेन करके उसका विश्लेषण करके पढ़ाएं, बच्चों को रट्टा नहीं मरवाएं। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर है तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा होगा इसमें पॉइंट, वो पॉइंट ये हो सकता है कि जब आप क्लासरूम में गए तो किन किन पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला, लिमिट स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, मैं पॉइंट लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉपर सेटिंग अरेंजमेंट, तीसरा फीडबैक का जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, और चौथा क्या हो सकता है, दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है। ठीक है, और ये इसमें क्या हो सकता है कि आप फ्रेंडली, यहाँ पे 5 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, और ये पॉइंट है, ये भी आपको क्लासरूम में ध्यान रखना चाहिए। ये 5 पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो कहता है लिमिट नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, लिमिट नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे आप पढ़ाने के लिए गए तो एक क्लासरूम में लिमिटेड बच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड अनगिनत बच्चों को बैठा दिए हैं, तब आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो बहुत दूर की बात, जब आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगे तो इफेक्टिव कैसे होगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि लिमिट नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए, उनका संख्या जो है सीमित होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे जब मैं क्लास में पढ़ता था, जब मैं कोचिंग में पढ़ रहा था, तो उस समय सारे बच्चों को सीट नंबर मिले हुए थे। जो सीट नंबर मिला हुआ रहता है तो हर बच्चा अपने सीट पे बैठेगा, तो वहां पे डिसअरेंजमेंट नहीं होगा, डिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, आपको कम्युनिकेशन में किसी तरीके का परेशानी नहीं होगा। और तीसरा जो है फीडबैक, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए आपके क्लासरूम में। फीडबैक मैकेनिज्म का क्या अर्थ है कि आप जो कोई पढ़ाएं तो एक व्यवस्था होनी चाहिए आपके क्लासरूम में कि आपके बच्चे आपको फीडबैक दे सके, आपने कैसा पढ़ाया, और उसका एक व्यवस्थित तरीका होना चाहिए। चौथा जो इन्होंने बताया वो कहता है इनकरेजमेंट, यहाँ पे इनोवेशन एक पॉइंट है, इनकरेजमेंट इनोवेशन। कहता है कि आप क्लासरूम में बच्चों को इनकरेज करें, डिस्करेज करने का काम नहीं करें, इनकरेज करें, उनको इनोवेट करें नए नए चीजों को करने के लिए। और पांचवा जो पॉइंट है वो कहता है फ्रेंडली कनेक्शन होना चाहिए। आप एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो आप जिनको पढ़ा रहे हैं उन बच्चों से, बल्कि वो आपका बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, कहीं पे भी हो, एक शिक्षक और एक छात्र के बीच हमेशा रिश्ता जो होना चाहिए वो फ्रेंडली कनेक्शन होना चाहिए। तभी आपके बच्चे आपके सामने खुलकर अपनी समस्याओं को रख पाएंगे और आप उनके समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, और अगला इसमें और पॉइंट क्या हो सकता है, और इसमें पॉइंट हो सकता है रेलेवेंट अप्रोच को अपनाएं। ये 3 पॉइंट है लास्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कहता है रिलेवेंट अप्रोच होना चाहिए। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड रेलेवेंट अप्रोच का मतलब होता है कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें उसी सब्जेक्ट का जो तरीका है समझाने का,
आप उसी का इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपको हिस्ट्री कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पेपर 1 को जो पढ़ाने का अप्रोच है, जो रेलेवेंट अप्रोच है, मैं उसी को अपना रहा हूँ, उसी को इनोवेट कर रहा हूँ, उसी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे आप मैथ पढ़ाएंगे तो आप मैथ का जो रेलेवेंट अप्रोच है उसी से आप पढ़ा सकते हैं। अब है दूसरा जो है वैरायटी ऑफ मेथड्स। वैरायटी ऑफ मेथड इसलिए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेथड से बच्चे आपके नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसको डांटने लगेंगे, डिस्करेज करेंगे, क्लासरूम से बाहर निकाल देंगे, उसको दंडित करेंगे। नहीं, आप डिफरेंट मेथड, आप दूसरा मेथड का इस्तेमाल करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से बच्चे समझेंगे। तो कहता है वेराइटी ऑफ मेथड्स होने चाहिए, एक मेथड से सारे बच्चे नहीं समझते हैं, तो आपके पास डिफरेंट टाइप का मेथड होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है गुड क्वालिटी मीडिया। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे फोन है हमारा, या फिर माइक है, या फिर मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, ये एक तरीके का मीडिया है, एक तरीके का चैनल है जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये गुड क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो आप वहाँ पे, हो सकता है व्हाइट बोर्ड हो तो आप मार्कर यूज करोगे, नहीं तो ब्लैक बोर्ड हो तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करोगे। तो जिस चीज़ों का आप इस्तेमाल करोगे, जिनके चैनल का, जिन नेटवर्क का इस्तेमाल करोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिस मीडिया का इस्तेमाल करोगे, वो मीडिया का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होना चाहिए, वो शानदार होनी चाहिए। और जब वो अच्छा क्वालिटी का मीडिया होगा तब आपको संवाद में, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में परेशानी नहीं होगा। लेकिन यदि आपका मीडिया गुड क्वालिटी का नहीं होता है तो आपके संवाद में वो बहुत तरीके का परेशानी पहुंचा सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये सारे पॉइंट जिम्मेवार हैं। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे और कम्युनिकेशन की कुछ चीज़ें जो है, कुछ टर्म जो हैं वो बच गए हैं, तो मैं उनको लास्ट में सोचा हूँ एक वीडियो में सारे चीज़ को कंक्लूड करके आपको बता दूं। और साथ में मैं पिछले कुछ दिनों से आपको पेपर 1 का प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए थे उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उनका आंसर भी बता रहा हूँ। तो आप यदि नहीं देख रहे हैं तो उन सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जा करके बारी बारी से कर देख लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम और ज़्यादा नज़दीक आते जा रहा है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप टाइम पास मत कीजिएगा, आप मेहनत कीजिए। और तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर जो नेट कर चुके हैं, जिनको जेआरएफ करना है, उन सारे बच्चों को आप शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।